हेलो पापा। हेलो। तैयारी कैसी चल रही है? कर रहा हूँ पापा। तुझे पता है कल शर्मा के लड़के का भी प्लेसमेंट लग गया 40 लाख का। अगर तू थोड़ा अच्छे से पढ़ लेता तो तेरा आईआईटी में हो जाता। करता हूँ पापा, आपको कॉल करता हूँ मैं। ये हाल कुछ मेरा था थर्ड सेमेस्टर तक, और यही हाल उन हर 10 लाख बच्चों का होता है जो प्लेसमेंट में बैठते हैं, जहां टॉप टीयर में अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं और वो अच्छे अच्छे बच्चों को ले जाती हैं, और वहीं टीयर 3 के लिए कुछ नहीं बचता है। अगर कोई कंपनी आती भी है तो वो सिर्फ 2-3 बच्चों को लेके जाती है, लेकिन बाकी के 97 बच्चों का क्या, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनकी भी प्लेसमेंट लगेगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट इवन यू कैन डू दिस, क्योंकि ये चीज मैंने अचीव की है। मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, जिसको एक आर्मी ऑफिसर बनना था। मैंने एनडीए दिया, बट आई वॉज थ्राइस कॉन्फ्रेंस आउट। इसके बाद मैंने जब कोडिंग स्टार्ट की तो मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता था, बट मैजिकली इन सेकेंड ईयर आई हैड 12 इंटर्नशिप ऑफर्स इन माई हैंड, जिसमें से मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया। उसमें से एक की सैलरी 40,000 पर मंथ थी और दूसरे की 20,000 पर मंथ। इसके साथ मैंने 10 हैकाथॉन्स भी जीते हैं, और उसके साथ थर्ड ईयर में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे कभी नहीं लगता था कि मेरी एक प्लेसमेंट भी लगेगी, बट आई क्रैक्ड पेपैल। तो ये कहानी ऐसे शुरू होती है। मैं थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ऐसे ही मजे में डीएसए और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था, बट एक दिन मेरे दोस्त का मुझे कॉल आता है। अबे निशान, तूने मेल देखा क्या? पेपैल आई है रिक्रूटमेंट के लिए। मैं उस कॉल के बाद काफी ज्यादा नर्वस फील करने लगा, क्योंकि मैंने 3 साल पहले भी एनडीए और टेक्निकल एंट्री के काफी इंटरव्यूज दिए थे, जबकि वो मेरी स्पेशलिटी भी थी और मैं तब भी उसे क्लियर नहीं कर पाया था। ये तो फिर भी एक टेक्निकल इंटरव्यू है। लेकिन एक चीज तो ठान ली थी कि हाँ, कुछ भी हो, अगर क्रैक नहीं भी हो, मुझे मेरा 100% देना है। बट हियर कम्स द ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही मेरे को उस कॉल के बाद पता चला कि मेरे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए 60 दिन से भी कम है, और उसमें मुझे डीएसए, डेवलपमेंट, कोर कॉन्सेप्ट सब तैयार करना था, और उसके ऊपर से मेरे पास जो पुरानी इंटर्नशिप्स थी वहां भी काम करना था, हैकाथॉन्स भी देखने थे, ये सब था। तो मैंने सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया कि पहले मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें मैंने जो मेरे बाकी के काम थे, जैसे इंटर्नशिप्स और पुराने हैकाथॉन्स, उनको मैंने कम प्रायोरिटाइज किया, और मैंने पूरा ध्यान इस पेपैल की तरफ लगा लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इन चीजों को कैसे बारी बारी टैकल किया, और वो भी इतने कम टाइम में। सब लोगों की तरह मेरी भी डीएसए जर्नी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो गई थी। बट अब तुम लोग बोलोगे कि भैया मैंने तो फर्स्ट ईयर में कभी डीएसए किया ही नहीं, मेरी तो सेकेंड ईयर से हुई थी। ऐसा नहीं है, हमें फर्स्ट ईयर में ही सी प्रोग्रामिंग के बाद डीएसए थोड़ा थोड़ा कराया जाता है। भले ही मेरी प्रैक्टिस उतनी कम थी, लेकिन हाँ, मैंने अपने एंड सेम्स के लिए अच्छे से पढ़ा था। मेरी थ्योरी काफी अच्छी थी। मैंने सर्चिंग टेक्निक्स, सॉर्टिंग टेक्निक्स और छोटे मोटे डीएसए के प्रॉब्लम्स जैसे एरेस और स्ट्रिंग्स कर लिए थे। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब डीएसए कर रहे हो और वो भी थ्योरी में, ये तो बहुत खराब चीज है। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ता था उसको 2-3 दिन बाद भूल जाता था। तो आप समझ रहे हो कि मतलब मेरी प्रैक्टिस क्या थी? कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी चला। सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम तक मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा। नॉर्मली एरेज, स्टैक के बाद क्यूज आया, उन सब में मैं नॉर्मली ही जो क्लासेस में पढ़ाया जाता था और मेरे लैब्स में पढ़ाया जाता था, मैं सिर्फ वही प्रैक्टिस करता था। लेकिन मेरी डीएसए की असली जर्नी स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2023 में, जिस दिन मुझे एक सीनियर का कॉल आया, जिनकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट ऑलरेडी लग चुकी थी। तो मैंने उनसे नॉर्मली टिप्स ली, लेकिन उन्हें मुझे एक ऐसी चीज़ बोली जो सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि मैंने वो चीज़ तब तक की नहीं थी। उन्होंने मुझसे बोला कि निशांत भाई, तू डीएसए प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? तो मेरे पास इसका आंसर था नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ थ्योरी करता था। उन्होंने बोला कि लीड कोड पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कोई भी कंपनीज आती है वो सारे क्वेश्चंस जो है वो लीड कोड से ही पूछती है। तो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ तो अच्छी है, बट अब मुझे इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी। अब उस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने भैया की हेल्प ली। मैंने उनको बोला, भैया लेट्स स्टार्ट पेयर प्रोग्रामिंग। मतलब हम दोनों हर रोज डेली चैलेंज सॉल्व करेंगे, लीड कोड का एक एक क्वेश्चन। तो वो रेडी हो गए थे, बट मुझे पता नहीं था कि अभी और चैलेंजेस आने वाले हैं। क्योंकि इसके बाद ही जब मैंने पेयर प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, मैंने देखा कि वो सारे क्वेश्चंस नॉर्मली कर दे रहे थे। मैंने 10 दिन तक वो लीड कोड के चैलेंज क्वेश्चन स्टार्ट किया करना। मैं 20-30 मिनट लगते थे प्रॉब्लम का अप्रोच सोचने में। मैं सोच ले रहा था, लेकिन मैं कोड नहीं कर पा रहा था।
जिससे मुझे पता चला कि मेरी लीड कोड और डीएसए के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए, जहां मैं स्क्रैच से सब पढ़ूं। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे किसी ने लव बब्बर भैया के बारे में बताया। मैंने उनकी प्लेलिस्ट देखी जिसमें 250 से ज़्यादा वीडियोस थी, और लेकिन उस प्लेलिस्ट की एक खासियत है कि उस प्लेलिस्ट में कोडिंग, थ्योरीज, प्रैक्टिस सब कराया जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक गलती थी जो मैक्सिमम लोग करते हैं। मान लो कि आपने स्टैक तक पढ़ लिया है तो आप प्लेलिस्ट स्टार्ट करोगे क्यूज के बाद, जो कि उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक्स हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं की। मैंने वो वीडियो स्क्रैच एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया और सारी वीडियोस देख डाली। लेकिन मैं वीडियोस देखता नहीं था। उन वीडियोस को देखने के बाद मैं एक नोट्स बनाता था, जिसमें मेरे नोट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। पहला जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखता था। क्वेश्चन के बाद इनपुट आउटपुट, ये क्वेश्चन सेगमेंट हो गया। उसके बाद मेरा आता था अप्रोच सेगमेंट। जो भैया मुझे अप्रोचेस बताते थे, मैं उन अप्रोचेस को लिखता था और उन अप्रोचेस को लिखकर लीड कोड पे इम्प्लीमेंट करता था। अब इम्प्लीमेंटेशन से पहले ड्राई रन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं अप्रोच लिखता था। उसके बाद एक सेक्शन होता था जिसमें मैं सूडो कोड्स लिखता था, जो भी छोटे मोटे सूडो कोड्स हैं, और सूडो कोड्स के बाद मैं उनको ड्राई रन करता था। इससे मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही थी। मैंने ये सेम चीज़ उनके सारे वीडियोस पे अप्लाई की। लेकिन हाँ, वीडियोस को अप्लाई, पढ़ने और इन सब के अलावा भी मैंने एक चीज़ की जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। डीएसए में आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो मैटर नहीं करेगा। वो मैटर करेगा कि आप कितने क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो। अगर आप 3 क्वेश्चन एक दिन में करते हो और अगले के 3 दिन बाद उन क्वेश्चंस को रिवाइज नहीं करते हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना। आप उन क्वेश्चंस के अप्रोचेस भूल जाओगे और उस क्वेश्चन के बेस्ड पर आने वाले न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे कुछ डीएसए के नोट्स थे, जिसमें 240 क्वेश्चंस और 300 पेजेस थे। ये मेरी 1 साल की मेहनत है। मतलब मैंने जितना भी पढ़ा, जितना भी किया, वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता था, मैं पहले नोट्स बनाता था और नोट्स बनाने के बाद मैं लीड कोड पे उन क्वेश्चंस को ट्राई करता था और रिवीजन के टाइम पे ये सेम नोट्स यूज करता था। इन नोट्स ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और मैं सोच रहा हूँ कि ये नोट्स मैं आप लोगों को दे दूँ, क्योंकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। तो अब 8 महीने बीत चुके थे और 8 महीने के बाद मेरी लव बब्बर की वो प्लेलिस्ट खत्म हुई। आई नो थोड़ा ज़्यादा साउंड करता है कि ज़्यादा टाइम लगाया, हाँ, क्योंकि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस था। फिर आता है सितंबर, जब से मेरी पेपैल की इंटर्नशिप की तैयारी स्टार्ट हुई थी। तो अब उसके दौरान मैंने ना कोई प्रैक्टिस की, ना कुछ किया। मैंने बस वो 300 पेजेस के नोट्स उठाए, उनको मैंने रिवाइज किया। उसमें सारी अप्रोचेस मैंने लिख रखी थी कि अगर एक इंटरव्यूअर कैसे पूछेगा तो कैसे आना है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ n तक किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मैंने वो सारी अप्रोचेस उसमें लिख रखी थी। तो मैंने सिर्फ वो नोट्स यूज करे अपनी रिवीजन के लिए। अब टाइम आता है ओए का। जब मेरा ऑनलाइन असेसमेंट था तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि ये चीज़ कैसे होगी, लेकिन थैंकफुली ऑनलाइन असेसमेंट उतना टफ नहीं था। मुझे ऑनलाइन असेसमेंट में 7 क्वेश्चंस थे, जिसमें 2 क्वेश्चन कोडिंग के थे जिसका लेवल इजी टू मीडियम था। सेकेंड पार्ट था एमसीक्यूज, जिसमें 5 एमसीक्यूज थे जो तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स के बेस पर थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, CNN एक्सेट्रा। और हाँ, ऑनलाइन असेसमेंट के कोडिंग क्वेश्चंस करते वक्त मैंने 2 चीज़ याद रखी कि हाँ, क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम कमेंट से बताएं कि हाँ, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सिंटैक्स है उसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक कमेंट के थ्रू बताएं। मैंने ये चीज़ की थी और जो अपना कोड है उसको काफ़ी क्लीन रखा था। लेकिन उसके बाद एक चीज़ होती है जिससे मैं काफ़ी खुश हुआ। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि 78 पीपल क्लियर्ड ओए ऑफ पेपैल और उसमें से एक नाम था निशांत तिवारी। अब जितनी खुशी थी उतना दुख भी था, क्योंकि जब मेरे को रिजल्ट आया उसके 2 दिन बाद ही मेरा इंटरव्यू था। I had only 48 hours to revise all my DSA concepts again, क्योंकि 3 हफ्तों में मैंने DSA उतना किया नहीं था। अब क्या किया, मैंने सेम चीज़ की, सेम जो मेरे DSA नोट्स थे मैंने उन्हीं को अप्रोच लिया। लेकिन उन DSA नोट्स के साथ साथ मैं एक और चीज़ कर रहा था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे इंटरव्यू बिट और लीड कोड डिस्कशन सेशंस, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि जिनका इंटरव्यू अभी हुआ है उनसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं लीड कोड डिस्कशन सेशन पे गया और इंटरव्यू बिट पे गया और पेपैल के लास्ट 2-3 सालों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं
उनके बेसिस पे, उन्हीं फॉर्मेट, जो वो फॉर्मेटेड क्वेश्चंस थे, उन्हीं के बेसिस पे मैंने अपने रिवीजन नोट्स उठाए और वो सारे क्वेश्चन रिवाइज मार डाले। अब बात आती है मेरी टेक्निकल इंटरव्यू की। लेकिन हाँ, उस दिन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मेरे को लगा था वो मेरे से पूछेंगे, ओ निशांत, यू हैव सच अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल, तुमने इतने सारे हैकाथॉन्स जीते हैं कैसे। मुझे लगा ये सब होगा, बट वो सब कुछ नहीं हुआ। इट डायरेक्टली स्टार्टेड विद वन थिंग। ही सेड, निशांत, ओपन योर आईडी, आई हैव गिवन यू 2 DSA क्वेश्चंस, जस्ट सॉल्व देम। अब वो DSA क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर रखे थे और मैंने 35 मिनट्स में ये दोनों क्वेश्चन कर डाले। एंड माई इंटरव्यू एंडेड विद अ गुड टर्म। He was happy with my performance and he said that you will get your results soon. Now talking about phase 2 of this video, development. मेरे हिसाब से मुझे डेवलपमेंट DSA से ज़्यादा आता है and it is my real game. और यहाँ से वीडियो और इंटरेस्टिंग होती जाती है क्योंकि मैं तुम्हें मेरे डेवलपमेंट के सारे रिसोर्सेज देने वाला हूँ। मैंने कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ से प्रोजेक्ट्स बनाए, कौन कौन से हैकाथॉन्स जीते और उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए। तो मेरी डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है मेरे DSA करने के बाद। हाँ, DSA मैंने पूरा नहीं किया था, वही थ्योरी वाली मैंने बात बताई थी, उसके बाद स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सेकेंड ईयर में HTML CSS से स्टार्ट किया। मैंने HTML CSS 10 डेज में कंप्लीट कर दी। फिर मैं जावास्क्रिप्ट पे जंप किया और फिर मैं React, देन Node.js, Next.js और ये स्किल्स लर्न करता गया। लेकिन हाँ, मैंने इनमें से कोई भी स्किल कंप्लीटली 100% नहीं पढ़ी। कोई 90% तक पढ़ी है, कोई 70 और कोई 40% तक। I'll tell you the reason. तो हमें पता चला कि हमारे कॉलेज में एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसका नाम था हैक SRM। अब टीम थी नहीं और कैसे करें, तो उसमें मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं जो होगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई पार्टिसिपेटेड इन एन हैकाथॉन जहां मेरे से सीनियर्स बहुत अच्छे अच्छे कोडर्स थे। लेकिन मैं एक चीज़ सीखा कि हाँ, हैकाथॉन जीतने के लिए कोडिंग उतनी मैटर नहीं करती जितनी तुम्हारी क्रिएटिव स्किल्स। अब मैंने वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाया जो उनको काफ़ी अच्छा लगा। एंड सच बताऊँ तो तब तक मुझे AI भी नहीं आता था, बट स्टिल वी इम्प्लीमेंटेड सम AI फीचर्स टू मेक आवर प्रोडक्ट मोर यूनिक। ये बात रही मेरी फर्स्ट हैकाथॉन की। अब उसके बाद मैं 2, 3, 4, 5 एंड करंटली आई हैव वन 10 हैकाथॉन्स एंड आई होप दैट दिस स्ट्रीक्स गोज टिल 20, 30, 40 हैकाथॉन्स। अब बात आती है कि पेपैल के बेस पर मैंने कैसे डेवलपमेंट की तैयारी करी। तो मैंने 10 हैकाथॉन्स में से 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने रेज्यूमे में बताया था। तो मैंने 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स, यूनिक और पेपैल की पॉलिसी से थोड़ा मोड़ा मैच करते थे। इनमें से एक ही प्रोजेक्ट ऐसा था, बट और वो प्रोजेक्ट गेम चेंजिंग था। अगर तुम भी कोई किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, आप जाके देखो कि उस कंपनी का रेवेन्यू मॉडल कैसा है, वो कंपनी काम कैसे करती है और उसी के आइडिया के बेस पे कुछ प्रोजेक्ट बनाओ। एंड थर्ड प्रोजेक्ट वाज UPI क्रिप्टो कनेक्ट। इट वाज लिटिल सिमिलर टू पेपैल। पहला रीजन, क्योंकि ये फाइनेंशियल बेस्ड प्रोजेक्ट था। सेकेंडली, इसका भी मेन मोटिव यही था कि क्रिप्टो करेंसीज और फिएट ट्रांजैक्शंस को मिलाना। वहीं पेपैल क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज के फिएट ट्रांजैक्शंस को मिलाता है। अब बात आती है कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे की। अब जब मैं इंटरव्यू में जा रहा था तो मैंने ये 5 क्वेश्चंस तैयार किए थे हर प्रोजेक्ट पे, जो मैक्सिमम इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। अब ये पढ़ने के बाद मैं गया मेरी स्किल्स के सेगमेंट पे। अब स्किल्स में जाने के बाद मैंने जोन सी भी स्किल्स डाल रखी थी, मैंने उन सारी स्किल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और जितनी भी चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट की है, कहाँ यूज़ की है, सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। ये बात थी मेरी डेवलपमेंट की। इट स्टार्टेड फ्रॉम HTML एंड इट एंडेड एट 10 हैकाथॉन विन्स। तो ये कहानी थी मेरी डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट में से मुझसे उतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए मेरे टेक्निकल राउंड में, बट येस, माय HR आस्क्ड मी टू टेल अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट्स आई मेड इन डिटेल एंड व्हाट वाज माय कंट्रीब्यूशन। अब कंप्यूटर साइंस की है, इतनी सारी फीस भरी है, कोर कॉन्सेप्ट्स पढ़ना तो बनता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है। अब इन कोर कॉन्सेप्ट्स में तुम्हारा ऊप्स आ जाता है, देन कंप्यूटर नेटवर्क्स आ जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ जाता है, डेटाबेस आ जाता है, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मैं पढ़ूँ क्या। लेकिन एक ट्रिक ने मुझे बचा लिया। मैं लीड कोड डिस्कशन पे गया, मैंने सिंपल सा एक चीज़ पूछा लोगों से कि पेपैल और फाइनेंशियल कंपनीज बेसिकली किस टाइप के कोर कॉन्सेप्ट्स में फोकस करती हैं। तो वहाँ पे सीधा आंसर आया, ऊप्स एंड SQL। अब मेरे लिए जो एरिया इतना बड़ा था, अब वो इतना छोटा हो गया था।
मुझे सिर्फ ऊप्स और एसक्यूएल में फोकस करना था। और ये बात मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी क्योंकि अभी तक मेरे कॉलेज में ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ाया भी नहीं गया था। अब बात आती है कि मैंने ये रिवाइज कैसे किए। तो इन एसक्यूएल और ऊप्स को पढ़ने के लिए मैंने 2 चीज़ें यूज़ की। पहला, मेरे जो कॉलेज के पीपीटीज थे मैंने उनको यूज़ किया। मैंने 3 स्टेप में ये पढ़ा। मैंने पहले उन पीपीटीज को उठाया, मैंने उसको जीपीटी में डाला और जीपीटी को बोला कि दिस इज अ वेरी ह्यूज पीपीटी, मेरे को इसको शॉर्ट करके दो और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दो जो भी एक इंटरव्यू में पूछे जाएं। और हाँ, उसके आंसर डिटेल में देना विद एन एग्जाम्पल, क्योंकि ऊप्स के इंटरव्यूज में बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने नोशन में अच्छे से सजा कर पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ते पढ़ते मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भूल गया था, तो मैंने ऊप्स के लिए कोड विद हैरी के वीडियोस फिर से देखे और एसक्यूएल के लिए बेस्ट लव बब्बर का जो एक प्लेलिस्ट था, मैंने उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वहां से किए। अब मेरे को सारी थ्योरी तो याद हो गई थी। अब याद करने के बाद क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आंसर कैसे देने हैं, उसके लिए मैं वापस से जीएफजी पे गया। अब जीएफजी पे जाने के बाद मैंने वहां लिख दिया मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एसक्यूएल। अब उसमें मुझे लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस आ गए। अब मैंने वो क्वेश्चंस उठाए, उन क्वेश्चंस को पढ़ा, उन क्वेश्चंस को आंसर किया और मैं एसक्यूएल के इंटरव्यू के लिए रेडी था। लेकिन हाँ भाई, एक चीज हुई, मेरे से एसक्यूएल का इंटरव्यू में एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। भाई देखो, तो अब ये मेरी पूरी कहानी थी। मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सब बताया कि मेरे साथ क्या, कैसे, कितना हुआ था और मैंने कितनी चीज़ों में कितना दिमाग लगाया। और इसमें से सच बताना, तुम्हें कितना लगा कि ये चीज़ तुम नहीं कर सकते। भाई मैंने की है तो तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हें सारी रिसोर्सेज दे रहा हूँ, सारी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सब चीज़ें दे रहा हूँ। बस सेम चीज़ें उठाओ, सेम चीज़ें करनी है और सेम रिजल्ट्स मिलना है। तो अब बात करते हैं कि इंटरव्यू के बाद क्या हुआ। अब पहला मेरा टेक्निकल इंटरव्यू 35 मिनट्स में खत्म हो गया था। उसके बाद एचआर इंटरव्यू आया। एचआर ने मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे, पता नहीं क्यों मुझसे पूछे, बट जो 78 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उसमें से 50 to 60 बच्चों को टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे टेक्निकल बेस्ड। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एचआर इंटरव्यू के लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी टिप देने वाला हूँ। देखो, एचआर इंटरव्यूज में अगर जा रहे हो और अगर तुम्हें उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है कि वो कंपनी काम क्या करती है, तो तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। अगर तुम जा रहे हो और तुमसे पूछा गया कि इन्फोसिस क्या करती है और तुम बोल रहे हो रिक्रूटमेंट करती है, ऐसा नहीं चलता है। तो बात ऐसी थी कि पेपैल के बारे में मुझे जानना था। मैं नॉर्मली विकिपीडिया पे गया, मैंने थोड़ी बहुत चीजें देखी। उस चीज में मैंने ये 5 क्वेश्चंस हैं जो मैं दे रहा हूं, मैंने पढ़ाई की। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने देखे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा और मैं एचआर इंटरव्यू में गया। इसमें से 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट उठ के मेरे पास आ गए थे। एंड देन आई वॉज डन विद माई इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हो गया, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज। अब इंटरव्यू खत्म हो गया, अब बात आती है रिजल्ट्स की। ठीक है, 2 महीने लग गए रिजल्ट आने में। 2 महीने बाद रिजल्ट आया, 2 बच्चों का नाम। अब उसमें मेरा नाम नहीं था। आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड कि मतलब ये कैसे हो गया। मैंने इतनी अच्छी तैयारी की थी, इतना अच्छा इंटरव्यू गया था, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। बट आई थॉट टू मूव ऑन। अभी मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, बट थिंग्स चेंज्ड। 4-5 दिन बाद और 10 बच्चों का नाम आता है उस लिस्ट में एंड आई वॉज सो हैप्पी कि उसमें मेरा नाम होगा। बट गेस वॉट, उस लिस्ट में भी मेरा नाम नहीं था। उसको देख के तो ऐसा लगा कि भाई क्या मैं उतनी उस चीज के लिए नहीं बना क्या जो मेरे को देनी है, या ये इंटरव्यू वाली चीजें हमेशा मेरे साथ होनी है। बट थिंग्स चेंज्ड। 4-5 दिन बाद एक और मेल आता है जिसमें लास्ट 2 बंदे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। उसमें से नाम था निशांत तिवारी। यू आर सिलेक्टेड एंड यू गॉट अ इंटर्नशिप ऑफर एट पेपैल। आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर दैट। सो दिस वॉज माई होल जर्नी ऑफ हाउ आई क्रैक्ड पेपैल। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर तुम और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो डेफिनेटली कमेंट करो ताकि मैं तुम्हारी और हेल्प कर पाऊं। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।